हेलो स्टूडेंट। तो जैसे मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको सॉलिड स्टेट के पूरे डेरिवेशंस बता दिए थे। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस के डेरिवेशंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप एक वन बाय वन देखते जाना। नहीं समझे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करो। आप उन बच्चों तक पहुँचाओ जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको दिक्कत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सारे बच्चों तक पहुँचे जो डेरिवेशन जिनको समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का जो सबसे पहला जो डेरिवेशन जो हर पेपर में आपको पूछा, हर पेपर में ये आएगा ही आएगा, लिख लो आप। हेनरी लॉ। कुछ नहीं करना, आपको पता ही आपको हेनरी लॉ होता है क्या है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। द लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेनरी लॉ है तो ये हो जाएगा आपका KH/P हो जाएगा। हो गया डेरिवेशन, 1 मार्क का डेरिवेशन था। या तो कभी कभी स्टेटमेंट के साथ लिखना रहेगा, 1 मार्क में ही पूछेगा आपको ये। 2 मार्क में अगर आएगा तो आप इसका इसके साथ इसका एप्लीकेशन भी आएगा। तो एप्लीकेशन याद रखना, इसको कोल्ड ड्रिंक कार्बोनेटेड वाटर में यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा अगर CO2 सॉल्युबल होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएगा वो। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH/P। आपको KH की यूनिट पूछती हैं, तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर। सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है, तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी की आपकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और प्रेशर की यूनिट अगर मैंने ATM पकड़ी है तो यूनिट हो जाएगी आपकी मोल पर लीटर पर ATM। समझ में आई है? तो ये आपको आएगा पेपर में, आएगा ही आएगा हेनरी लॉ। ठीक है, पहला डेरिवेशन। अब सेकंड वाला थोड़ा बड़ा है बट उसमें कंडीशंस आप याद रखो तो आपको हो जाएगा वो। सेकंड है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ है बहुत इजी, कुछ सोचना है नहीं उसमें। रॉल्स लॉ में रॉल्स लॉ क्या बोलता है, ये जो डेरिवेशन है फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशंस के लिए है। 2 वोलाटाइल सॉल्यूशन लिए हैं उसने, A एंड B। अब ये बोलता है कि द मोल फ्रैक्शन यानी द वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्या बोलता है, वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये बताता है ये। अब बस उसी को इक्वेशन में अपने को कन्वर्ट करना। अभी कन्वर्जन मैं आपको करके बताता हूँ। 2 सोल्यूशन है, A है और B है। तो सोल्यूशन A का अगर मैं लूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे B के लिए P2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। समझ में आया इतना? तो अभी अगर मैं P1 इज़ इक्वल टू मैं करूँ तो P1 इज़ इक्वल टू हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा P1 नॉट इंटू X1 हो गया। और P2 को अगर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा P2 नॉट इंटू क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा। क्लियर इतना? तो यहीं से अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूँ, प्रेशर टोटल निकालूँ, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, P1 प्लस P2 होगी। P1 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है P1 नॉट X1, और P2 की वैल्यू क्या है, P2 नॉट X2। इतना क्लियर हुआ सबको? अब मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो, अब यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन मतलब होता है कि जहाँ पे X1 प्लस X2 जो होती है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आपको X2 की वैल्यू निकालनी, बिकॉज ऑफ सॉल्यूट का काम। 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस X1। अब ये वाली वैल्यू उठा के आपको यहाँ डालनी है इसकी जगह पे। तो बोलो फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट X1 प्लस क्या हो जाएगा ये P2 नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस X1। मल्टीप्लाई करके बताओ। P1 नॉट X1 अपनी जगह पर है, P2 नॉट का P2 नॉट हो जाएगा माइनस ऑफ हो जाएगा आपका P2 नॉट इंटू X1। X1 कॉमन है, तो जब कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, P1 नॉट माइनस ऑफ P2 नॉट X1 बराबर है ना, प्लस ऑफ P2 नॉट। ये ख़त्म हो गया आपका रॉल्स लॉ, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। यहाँ पे रॉल्स लॉ आके ख़त्म हो गया। समझ में आया ना? ये बहुत इजी डेरिवेशन है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, ज़्यादा देखना नहीं है आपको। बस लिखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर का मतलब P1 हो गया, 2 सोल्यूशन है तो ये P2 हो गया, X1 X2, बाद में कांस्टेंट P1 नॉट P2 नॉट। टोटल प्रेशर के फॉर्मूले में इक्वेशन याद करके उसमें ऐड करके ही निकाल देना ही है। ठीक है,
हो गया इतना। अब इसमें ना अलग अलग कंडीशंस केसेस हैं, वो केसेस आपको पूछते हैं। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं केस वन। केस वन किसके लिए होता है? फॉर नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल जो होता है ना, उसमें कुछ नहीं करना आपको। जो आपका P2 नॉट रहेगा ना, वो कांस्टेंट है, ज़ीरो है, वो पुट करना ऊपर। तो पुट करके बताओ क्या हो जाएगा। तो P इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 नॉट इंटू X1। बाकी ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो ज़ीरो के ख़त्म हो गया हो। तो ये केस वन हो गया। अब यहाँ से अपनी छोटी छोटी केसेस एक एक मार्क में आपको पूछेगा। केस टू। केस टू क्या होता है? लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर का बच्चों फॉर्मूला होता है डेल्टा पी। फॉर्मूला होता है इसका P1 नॉट माइनस ऑफ P। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यूज़ पुट करना है। आपके पास P की वैल्यू यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। कॉमन वैल्यू बाहर निकालना। P1 नॉट कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस X1। 1 माइनस X1 इज इक्वल टू X2 होता है। तो ये आ जाएगा आपका P1 नॉट इंटू हो जाएगा X2। किसका वैल्यू? डेल्टा P का। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। अब केस थ्री निकालते हैं। केस टू क्या हो गया? लोअरिंग वेपर प्रेशर। P की वैल्यू डालना है, बाद में कॉमन निकाल के बाहर निकालना है। अब केस थ्री में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है, वो बहुत ईजी है। देखो कैसे निकालना। केस थ्री। अब केस थ्री में क्या करना है अपने को? जो हमारा जो इक्वेशन आया था ना, इक्वेशन हमारा क्या आया था? डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आया था? P1 नॉट इंटू X1 आया था ना। बस इसमें केस थ्री के लिए क्या निकालना है आपको? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब इसमें कुछ नहीं करना अपने को केस थ्री के लिए। इसमें बस अपने को जो ये इक्वेशन दिया है ना, इक्वेशन डिवाइडेड बाई P1 नॉट, इससे P1 नॉट से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके बताओ। डेल्टा P अपॉन क्या हो जाएगा? डेल्टा P अपॉन क्या हो गया? P1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 नॉट X1 डिवाइड बाई P1 नॉट। दोनों को P1 नॉट से डिवाइड कर दिया। P1 नॉट कैंसिल। तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? X2 था ये, X2 मिल गया। समझ में आया? अगला करना है हमको यहाँ से केस फोर। केस फोर। अब केस फोर के लिए कुछ नहीं करना। केस फोर के लिए हमको निकालना किसके लिए? डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। अब डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए निकालने से पहले आप ये कर लेना कि जो आपका डेल्टा P अपॉन P1 नॉट होगा ना, उसको आप X2 की वैल्यू याद रखना। X2 की वैल्यू होती है N2 अपॉन N1 प्लस N2। सोल्यूशन अगर डाइल्यूटेड है ना, तो देखो बच्चों, उसमें सोल्यूट की जो वैल्यू होती है ना, वो ज़ीरो होती है सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन डाइल्यूटेड है, तो यहाँ पे आपका N2 इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ऊपर मत डाल देना, नीचे सोल्यूशन है, तो यहाँ पे इसको ज़ीरो डाल दो। तो फॉर्मूला डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1 हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अब वैल्यूज़ पुट करो। अब ये हो गया। अब ये लास्ट एक है केस 5। इसमें आपको डेल्टा P एंड मोलार मास का रिलेशन चाहिए, कैपिटल M का रिलेशन। अभी कुछ नहीं करना आपको। ये आपने लिखा है ना डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, इसको वैसे ही रहने दो। N2 की बच्चों वैल्यू होती है W2 अपॉन M2। N2 की वैल्यू है, और N1 की वैल्यू होती है बच्चों W1 अपॉन M1। W मतलब गिवन वेट और M मतलब मोलार वेट। 2 मतलब याद रखना सल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट। एलसीएम निकालते हैं। बोलो क्या हो जाएगा? डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, एलसीएम निकालेंगे। पहले एलसीएम निकालने से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, W2 ऊपर M1 चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? M2, यहाँ हो जाएगा W1। अब M2 को बाहर निकालो। M2 इज इक्वल टू P1 नॉट W2 M1 और डेल्टा P इंटू W1। ये हो गया। तो ये हो गया आपका मोलार मास हो गया। और ये मोलार केस फोर में मोलार मास और आपका मोलार मास और आपका डेल्टा P का रिलेशन हो गया। देखो मोलार मास और डेल्टा P, मैं लिख देता हूँ। डेटा M2 होता है मोलार मास किसका? सॉल्यूट का।
m1 होता है मोलार मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। w1 क्या होता है, गिवन वेट किसका, सॉल्वेंट का। w2 क्या होता है, गिवन वेट किसका, सॉल्यूट का। और P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और आपका डेल्टा P क्या होता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर। डेल्टा P का फॉर्मूला है ना P1 नॉट माइनस P। बस ये याद रखना, ये P1 नॉट जो रहेगा ना ये स्मॉल होगा, छोटा वैल्यू होगा, और P रहेगा ना वो आपका लार्जर वैल्यू होगा, बड़ा वैल्यू होगा। नहीं उल्टा कर रहा हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। P1 नॉट जो रहेगा आपका, एक मिनट, ये आपका रहेगा वेपर प्रेशर होगा ना, आप ये प्योर सॉल्यूशन पकड़ लो और ये पकड़ लो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पकड़ लो। ये हमेशा बड़ा वैल्यू रहता है, ये आपका छोटा वैल्यू रहता है। बस समझ में आई है। तो ये एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन में अपने सर्टेन केसेस हैं, केसेस आपको देखना पड़ेगा, केसेस देखोगे तो आपके लिए अच्छा है वो। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने कर लिया, अगले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करना या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना आप लोग। चलो अगला बहुत इजी डेरिवेशन है, जो भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेम डेरिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और सेम डेरिवेशन एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट का भी है। दोनों एक आप कर लोगे तो दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m मतलब होता है बच्चों मोलालिटी। डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मतलब जितना मोलालिटी बढ़ेगा उतना आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जैसे ही डेल्टा TB करेंगे ना तो डेल्टा TB इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका KB इंटू M हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको KB के बारे में पूछेगा, तो देखो KB जो होता है ना, KB उसको बहुत सारा नाम है। एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, या तो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब आगे कुछ नहीं करना हमको। डेल्टा TB नहीं, पहले डेल्टा TB की पहले हम कुछ निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो मोलालिटी बच्चों जो होता है ना, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है N2/W1 इन kg। तो ऊपर हम 10⁻³ डाल देते हैं, तो ये मोलालिटी का फॉर्मूला है। अब ये वाला वैल्यू उठा के उसकी जगह पे डालो, तो डेल्टा TB इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB इंटू M है ना, M की जगह पे N2 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, W1 बराबर हो गया। अब N2 की वैल्यू निकालता है, तो डेल्टा TB इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका KB और N2 मतलब होता है W2 इन 10⁻³ और नीचे आपका मिल जाएगा W2/M2 होता है, तो W1 इंटू M2। बस हो गया फॉर्मूला डिराइव। N2 का फॉर्मूला होता है W2/M2। N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, W2 गिवन वेट ऑफ सल्यूट, M2 मोलार मास ऑफ सल्यूट। M2 को बाहर निकालो, M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 10⁻³ अपॉन W1 इंटू डेल्टा TB। समझ में आई है? ठीक है, तो इसके बाद ये यहाँ तक पता चल गया हमको। इसमें ना एक बच्चों ये याद रखना, डेल्टा TB जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है T माइनस T0 होता है। मतलब ये होता है आपका हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। समझ में आया? कुछ नहीं करना आपको। देखो ना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो KB आएगा। KB को एलिवेशन कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब मोलालिटी का वैल्यू आपको पता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। kg था इसलिए मैंने 10⁻³ ऊपर डाला, ग्राम रहता है ना जनरली। N2 की वैल्यू डालनी है, M2 को बाहर खींचना, बाकी वैल्यूज़ निकाल देना। ये सब कुछ सेम है। अगर डिप्रेशन इन अगर फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट सारी चीज़ें सेम है, कहीं पे भी थोड़े भी चेंजेस नहीं है। बस आपको कुछ नहीं करना,
जहाँ पे आपका डेल्टा टी भी है ना, उसको हटा दो और हटाने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है डेल्टा टी एफ। यहाँ पे करना आपको डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आएगा के एफ इंटू एम, सब सेम है। अब के एफ का मतलब याद रखना, तो के एफ का मतलब होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था ना, ये डिप्रेशन, ये तुम्हारा हो जाएगा एलिवेशन कांस्टेंट हो गया, तो ये डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया ये। या तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, एफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और अगला एक जो नाम है ये आपको एमसीक्यूज़ में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये याद रखना। इब्लियोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक याद रखना, यही आपको पूछेगा। बाकी पूरा सब कुछ सेम है। डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप M2 का वैल्यू निकालोगे ना, फाइनल वैल्यू, तो ये हो जाएगा KB इंटू W2 इंटू 10⁻³ KB नहीं है सॉरी, KF होगा ना, सब सेम है, पूरा डेरिवेशन ही सेम है KF। और नीचे क्या हो जाएगा W1 इंटू डेल्टा TF। देखो सब सेम है, पूरा डेरिवेशन सेम है, बस लास्ट में चेंज होगा। और बस लास्ट में एक आपका डेल्टा TF जो रहेगा ना, उसका वैल्यू रहेगा उल्टा हो जाएगा T0 माइनस T, बस और कुछ भी नहीं है। सेम है, दोनों सेम है, खाली B को हटा के F डालो। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक डेरिवेशन आपको पूछेगा। चलो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बहुत ईजी है। आपको बोलेगा पाई इज इक्वल टू MRT का रिलेशन बताओ। M मतलब M, कैपिटल M जो होता है ना, उसको मोलारिटी भी कहते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन से भी डिनोट करते हैं हम लोग उसको। छोटा डेरिवेशन है, ज़्यादा झंझट नहीं उसमें भी, मैं आपको बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। देखो एक लॉ था हमारे पास किसी ज़माने में, हमने 11th में पढ़ा, जिसको हमने नाम दिया था बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बराबर है। बट यहाँ पे हम प्रेशर की बात नहीं करें, हम पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका पाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉ एक और था, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि दैट द वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये बोलता है। तो मैंने यहाँ पर ना वॉल्यूम को इंटरचेंज करना है, तो मैं वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में प्रेशर कर सकता हूँ। यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा आपका V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/पाई, चलेगा। T ऊपर है ना, पाई को नीचे कर दिया, सॉल्व हो गया। तो ये हो जाएगा आपका V इज़ इक्वल टू, ये निकलेगा तो ये RT और अपॉन ये आपका पाई हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको पाई को बाहर लेना है, तो पाई इज़ इक्वल टू अगर हम करेंगे तो ये हमारा RT अपॉन V हो जाएगा। और इसको अगर हम और अच्छे से लिखें तो हम इसको 1/V इंटू RT लिख सकते हैं। अब ये जो 1/V है ना, एक्चुअली 1 नहीं है, ये जो 1 का मतलब N है, तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ N, स्मॉल n। तो ये जो होता है ना, ये जो फैक्टर है, मतलब जो मेरा N/V जो होता है ना, उसको हम C बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हटाएं तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CRT, और CRT अगर रहेगा तो C इज इक्वल टू मोलारिटी, तो C और M एक ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका MRT। प्रूफ हो गया, समझ में आई है? ये आपको पूछेगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना। इसमें एक रिलेशन और भी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखो ठीक है, क्या किया मैंने, पता चला ना। बॉयज़ लॉ लिया, वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद ये इक्वेशन आया, मैंने निकाला कांस्टेंट निकाला, तो गैस कांस्टेंट R रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया। पाई को बाहर लिया तो V नीचे चला गया, तो V को हटा के 1/V मतलब N/V इंटू RT, N/V मतलब C मतलब M, खत्म। अब यहाँ पे क्या था ना, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एक और डेरिवेशन है छोटा सा, मोलार मास का रिलेशन बताओ। बहुत इजी है, करो आप। पाई इज इक्वल टू क्या, MRT। M का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, N2/V। N मतलब था ना, M मतलब C मतलब N/V था, तो N को C को हटा N2/V लिख सकता हूँ मैं, इनको RT। मोलारिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, C की जगह पे हमने N/V, N को मैंने N2 ले लिया, तो N2 की वैल्यू आपको पता ही है,
W2 अपॉन क्या आएगी M2 इंटू वी, ऊपर में क्या आएगा RT। M2 को बाहर ले लो तो M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा W2 RT अपॉन पाई इंटू वी, ख़त्म। M2 मतलब मोलार मास, W2 मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम। कुछ नहीं किया, पाई इज इक्वल टू MRT था ना, MRT को एक्सपांड किया था N2 अपॉन V, N2 की वैल्यू डाला और उसको बाहर निकाल के उसका रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। बहुत ईजी था ये, ठीक है। चलो ये वाला भी कॉन्सेप्ट ख़त्म अपना। एक मिनट, एक लास्ट डेरिवेशन बचा है जिसको हमने नाम दिया है रिलेशनशिप बिटवीन, छोटा है ये भी, बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर मतलब I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फ़ा, निकालो। तो ये है इजी। तो अभी मैं इसको बता देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो कैसे हो जाएगा ये, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर का रिलेशन देखो, इजी है बहुत, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है इसमें भी। थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन देखो, डेरिवेशन है, एक इक्वेशन लिया है AX और BY, उसको जब हमने तोड़ा है तो तोड़ने पे हमको मिला है XA M प्लस मिला है प्लस YB N माइनस मिला है। अब इसकी जो वैल्यू अज्यूम की है, इसकी जो वैल्यू अज्यूम की है वो है हमारी 1 माइनस अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू को हमने अल्फ़ा लिया और इसकी वैल्यू को भी हमने अल्फ़ा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। देखो कितना इजी है वो, उसका फॉर्मूला है रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब AX BY, अब प्रोडक्ट मतलब XAM प्लस YB N माइनस। अब इसकी वैल्यूज़ रखते हैं, इसकी वैल्यू हमको पता है 1 माइनस अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू हमको पता चाहिए अल्फ़ा, X आ गया ना, X अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या है Y अल्फ़ा। ये तो आयन हट गया, X अल्फ़ा हो गया, Y अल्फ़ा हो गया। अभी कॉमन फैक्टर्स अगर आप देखो, इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको 1 प्लस X अल्फ़ा Y अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, इसको मैंने बाहर ले लिया साइड में। अब ये 1 प्लस कॉमन आ गया, अल्फ़ा कॉमन, ब्रैकेट में हो गया X प्लस Y माइनस 1। X प्लस वाई जो है ना बच्चों, लेट उसको बोलते हैं, X प्लस वाई जो होता है ना उसको डिनोट करते हैं N से। अब बोलो फॉर्मूला क्या जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा N माइनस 1। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है जो हमने लिया वो आफ्टर डिसोसिएशन और ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड इनिशियली कुछ डिसोसिएट ही नहीं हुआ, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू हमने निकाला 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में क्या है N माइनस 1 डिवाइड बाई 1। तो ये किसका वैल्यू आ गया I का। तो हम I इज़ इक्वल टू, अगर मैं चाहूँ तो माइनस अगर इधर लूँगा तो I माइनस 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ब्रैकेट में N माइनस 1 हो गया। तो देयरफॉर साइड में मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू I माइनस 1, सॉरी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने अल्फ़ा इधर रखा, इसको नीचे किया, तो I माइनस 1 अपॉन क्या हो गया N माइनस 1। ये हो गया प्रूफ। देखो फिर से मैंने क्या किया, एक इक्वेशन लिया AX प्लस BY, ब्रेक किया तो XM प्लस, ये कांस्टेंट इसको बाहर ही रखो, इसको कोएफिशिएंट को बाहर रखो, ये AM प्लस हो गया BN माइनस हो गया, इसको 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अनडिसोसिएट। तो आफ्टर डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, मैंने दोनों को रखा, इसकी वैल्यू मैंने लिखी X अल्फ़ा हो गई, ये Y अल्फ़ा इसकी दी हुई है, अल्फ़ा कॉमन निकाला, X प्लस वाई को हम N बोलते हैं, N नंबर ऑफ मोल्स हो गया, रखा उसको। उसके बाद I का फॉर्मूला होता है आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई इनिशियल डिसोसिएशन 1 हो गया। बाद में हमने कुछ नहीं किया, 1 को इधर लिया तो I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा N माइनस 1 हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N डैश माइनस 1 हो गया।
तो ये आपका सोल्यूशन पूरा हो गया। मैंने एक सॉलिड स्टेट के लिए बनाया, आपको दे दिया सॉलिड स्टेट का बना के, एक मैंने आपको सोल्यूशंस का बना के दे दिया। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में मैं आपको आयोनिक सबके धीरे धीरे बना के आपको दे दूँगा। एग्ज़ाम से बहुत पहले मैं आपको दे दूँगा, ताकि एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लो। वीडियो अगर आपको इसको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।